नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 25 MCQs ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फॉर ऑल आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एस्पिरेंट्स पार्ट 7। इस सीरीज में पार्ट 1 to 6 मैं पहले बना चुकी हूँ, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट में है। प्लीज गो डू चेक दैट आउट। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई वीडियोस के लिए और एनवायरमेंटल साइंस से जुड़ी हर जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी sewage infrastructure projects were started in India under the Namami Gange scheme? तो नमामि गंगे स्कीम थी कि गंगा के जितना भी कैचमेंट एरिया है, जितने शहरों में गंगा जाती है, उन सब शहरों में एक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए ताकि गंदा सुएज, म्युनिसिपल सुएज गंगा जी में ना जाए। तो ऐसे कितने सुएज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाए गए? 160, 160, 80 या 90? आंसर इज 161। क्वेश्चन नंबर 2, परसेंटेज ऑफ फ्लाई ऐश मिक्स्ड विद सीमेंट इज? सीमेंट में कितना परसेंट फ्लाई ऐश मिलाया जाता है? 15 to 30, 50%, 75% या 20%? करेक्ट ऑप्शन इज ए, 15 to 30%। इतना फ्लाई ऐश, 15 to 30% फ्लाई ऐश is mixed with cement, and this way fly ash is reutilized in cement industry. Question 3, in terms of MSW, municipal solid waste, what does BMW stand for? BMW क्या होता है? A, biodegradable municipal waste, B, biological municipal waste, C, bearable municipal waste या D, none? Correct option is A, biodegradable municipal waste. That's the full form of BMW। BMW मतलब बायोडिग्रेडेबल म्युनिसिपल वेस्ट और MSW मतलब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, याद रखिएगा। क्वेश्चन 4, पर द रीसेंट रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, what percentage of all waste is hazardous? A, 15% of healthcare waste, B, 25% of all municipal solid waste, C, 35% of biodegradable municipal waste या D, 45% of total waste generated? Correct option is A, 15% of हेल्थ केयर वेस्ट, ये होता है हैजडस। ठीक है। क्वेश्चन 5, व्हाट इज प्यूनेट हिल इन कैलिफोर्निया यूएसए नोन फॉर? अब ये प्यूनेट हिल या प्यूनेट हिल जो कैलिफोर्निया में है, वो किस चीज के लिए जाना जाता है? ए, टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट आते हैं वहां। बी, क्लाइमेट चेंज इश्यूज वहां होते हैं। सी, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंडफिल साइट, दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लैंडफिल साइट में से एक है। या डी, नन ऑफ द अबव? करेक्ट ऑप्शन इज सी, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंडफिल साइट। कैलिफोर्नियंस का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है, दे जनरेट अ लॉट ऑफ सॉलिड वेस्ट, और ये ज्यादा सॉलिड वेस्ट जो कैलिफोर्निया में जनरेट होता है उसकी वजह से जो दुनिया का सबसे बड़ा लैंडफिल साइट में से एक है वो ये प्यूनेट हिल था, पर अब वो भर चुका है, उसको बंद कर दिया गया है और अब वो वहां पे टूरिस्ट आते हैं देखने, पर वो एसेंशियली दुनिया का सबसे बड़ा लैंडफिल साइट्स में से था। क्वेश्चन 6, द लार्जेस्ट जनरेटर ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इज? सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है? जो पॉलिथीन जिसमें आप सब्जी लाते हैं घर। ठीक है, यूएसए, चाइना, इंडिया या रशिया? अब इनमें से कौन है जो सबसे ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक पैदा करता है? यूएसए, चाइना, इंडिया या रशिया? सही उत्तर है चाइना, बी। Which of the following is known as Asia's Mount Everest of garbage? अब इनमें से कौन सा है जिसको एशिया का माउंट एवरेस्ट कहा जाता है कूड़े का? ए, गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड इन दिल्ली, बी, मवल्लीपुरा बैंगलोर, सी, देवनगर डंपिंग ग्राउंड, या डी, धापा डंपिंग ग्राउंड? करेक्ट आंसर इज ए, गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड इन दिल्ली। Currently, the Gazipur mountain is 8 meters short of the Qutub Minar. तो कितना ऊंचा होगा आप समझ लीजिए। In terms of area, the landfill dump site covers an area of 70 acres, which is larger than that of the Taj Mahal, which is spread across for 2 meters. The Gazipur landfill was commissioned by the Delhi government in 1984. 1984 में ये गाजीपुर लैंडफिल साइट शुरू हुआ। 8 मीटर छोटा है, कुतुब मीनार से तो हो ही जाएगा कुतुब मीनार के बराबर, इतना ऊंचा है वो। क्वेश्चन 8, which of the following is never counted as municipal solid waste? इनमें से कौन सा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट नहीं है?
A food waste, B wood waste, C construction and demolition waste, या D biomedical waste. So food waste is municipal solid waste, wood waste लकड़ी भी municipal solid waste है, construction and demolition waste जो मकान या कुछ भी बनता है, फैक्ट्री बनती है, मकान बनता है, सड़क बनता है, उसका वेस्ट, और बायोमेडिकल वेस्ट. बायोमेडिकल वेस्ट इज नेवर काउंटेड एट म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट. Biomedical waste is hazardous waste. Okay. Question 9. The latest guidelines for solid waste management comes from which of the following rules? अब ये सारे नियम हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अभी जो चल रहा है इंडिया में, वो किस नियम के पालन करना पड़ता है? A. Solid waste management rules 2016. B. Hazardous waste management and handling rules 2016. C. EPA Environment Protection Act 1986. या D. Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. The correct answer is A. Solid waste management rules 2016. Solid waste management की यहाँ पर बात की गई. It's about solid waste management and here solid waste management. ठीक है. So this way अगर आप थोड़ा सा IQ का इस्तेमाल करेंगे तो नॉर्मली भी किसी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, तो आंसर ए ही होगा ना. क्वेश्चन 10. rodent मतलब चूहा या छछूंदर या गिलहरी, उस तरह का जानवर. A rodent related disease spreading due to improper disposal of solid waste is. चूहे से जुड़ा हुआ एक बीमारी जो कि improper disposal of solid waste की वजह से होता है, कि solid waste को आपने ठीक से डिस्पोज नहीं किया. प्लेग, जॉन्डिस, मलेरिया या कॉलेरा. जॉन्डिस, मलेरिया या कॉलेरा ये सब गंदे पानी और गंदे खाने से जुड़ा हुआ होता है. जो बीमारी इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कारण फैलती है वो है प्लेग. जैसे पहली बार जब प्लेग आया था तो बहुत सारा कचरा जो था सड़क पे लोग खुले में फेंक देते थे और उसकी वजह से वो चूहे उसमें जाते थे और बीमारी लाते थे, और वो बीमारी वाले चूहे हमारे घरों में आते थे और उन चूहों के शरीर पे वो जीवाणु होते थे और फिर वो फैलते थे और उससे प्लेग होता था. तो चूहे गंदगी खाते थे और फिर वो गंदगी से बीमारी फैली थी, तो वो होता है प्लेग. इसी के बाद फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत ध्यान दिया जाने लगा. क्वेश्चन 11. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर्स टू डाइजेस्ट डिकम्पोज सॉलिड वेस्ट आर. बायोरिएक्टर्स जो सॉलिड वेस्ट को डाइजेस्ट या डिकम्पोज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एरोबिक, कि एयर के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं. बी एनारोबिक, एयर के एब्सेंस में रिएक्शन होता है. सी हाइब्रिड रिएक्टर्स, कुछ एयर के प्रेजेंस में कुछ एयर के एब्सेंस में. या डी ऑल ऑफ दीज. Correct option is D, all of these. There are aerobic reactors, there are anaerobic reactors, and there are hybrid reactors which can be both aerobic or anaerobic depending upon the waste or situation. सभी तरह के बायोरिएक्टर्स होते हैं. एरोबिक जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करते हैं, एनारोबिक जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करते हैं, और हाइब्रिड भी. क्वेश्चन 12. ऑप्टिमम पीएच फॉर मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इज. मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के लिए सही पीएच क्या होता है? 4 to 6, 5 to 8, 6.8 to 7.2 या D none of these. सही उत्तर है C, 6.8 to 7.2 because it is around neutral. Neutral pH is best for methane producing bacteria. Question 13. Dioxins are also known as A. Persistent organic pollutants, B. Hazardous waste, C. Organic pollutants या D all of these. Dioxins are also known as persistent organic pollutants because they persist in the environment. Dioxins are considered as POPs, persistent organic pollutants, because they break down very slowly in the environment, can travel long distances and bioaccumulate in the food chain. तो बहुत धीरे धीरे वो ब्रेक डाउन होता है, बहुत दूर तक जाता है, पर्यावरण में बहुत फैलता है और फूड चेन में बायोअक्यूमुलेट भी होता है. और इसी की वजह से जो डाइऑक्सिन्स हैं वो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, मतलब परसिस्ट करता है, वो रहता है पर्यावरण में, जल्दी मरता नहीं है, जल्दी बायोडिग्रेड नहीं होता, जल्दी खत्म नहीं होता है. Question number 14. Dioxins comprise a family of hazardous organic compounds which include A. Polychlorinated dibenzopyridioxins, B. Polychlorinated dibenzofurans, C. Some polychlorinated biphenyls PCBs, या D all of these. And the correct option is D all of these. ये hazardous compound होते हैं dioxins और इन सभी टाइप के हो सकते हैं. Dioxins include polychlorinated dibenzopyridioxins, PCDDs, polychlorinated dibenzofurans, PCDFs, and certain types of polychlorinated biphenyls PCBs which are considered dioxin like due to the similar toxic properties. ठीक है.
Question 15. Recently, the word net zero is in the news. What is meant by it? Net zero क्या होता है? A. Afforestation is equal to deforestation. B. Expenditure equals to income. C. Energy absorption equals to energy emission. या D. The emissions of greenhouses is equal to absorption capacity of earth for greenhouse gases. तो यहाँ पर नेट जीरो जो होता है वो एक सेकंड आप खुद सोचिए कि क्या आंसर होगा डी. द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउसेज इज इक्वल टू अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ अर्थ फॉर ग्रीन हाउसेज गैसेस. कि जितना ग्रीन हाउस गैस हम इंसान या जीव जंतु निकालते हैं वो सारा अर्थ अब्सॉर्ब कर ले, एक भी मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा ना बचे, तो क्या होगा कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना एकदम से रुक जाएगा, जहां है वहीं स्थिर हो जाएगा. और यही हमें अचीव करना है और यही गोल है कि 2050 तक टिल 2050 वी शुड बी एबल टू अचीव net zero. That means the amount of greenhouse gases that we emit equals to the amount of greenhouse gases absorbed by trees, plants and oceans. ठीक है, समझ गए? कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं. Question 16. What are metallophytes? Metallophytes क्या होते हैं? A. Plants that can grow in ecosystems or soils contaminated with metals. B. Plants that cannot grow on metal contaminated soils. C. Microbes that grow in metal contaminated soils. या D. None of these. मेटेलोफाइट्स, मेटलोफाइट्स मतलब मेटल और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स. तो मेटेलोफाइट्स क्या होगा? प्लांट्स दैट ग्रो इन इकोसिस्टम्स और सॉइल्स कंटैमिनेटेड विथ मेटल्स. आंसर होगा ए. क्वेश्चन 17. व्हाट आर मेटेलिफेरस सॉइल्स? मेटेलिफेरस सॉइल्स क्या होता है? ए. सॉइल्स कंटेनिंग मेटल्स, सॉइल जिनमें मिट्टी हो, मिट्टी जिसमें सॉइल्स कंटेनिंग मेटल्स मतलब मिट्टी जिसमें मेटल हो. सॉइल्स प्रोड्यूसिंग मेटल्स, मिट्टी जो मेटल प्रोड्यूस करे. सी. बोथ ए एंड बी या डी. नन ऑफ द अबव. आंसर होगा सी. बोथ ए एंड बी. या तो मिट्टी में पहले से मेटल है या फिर मिट्टी में मेटल पैदा हो रहा है, हर हाल में मेटेलिफेरस सॉइल्स होगा वो. क्वेश्चन 18. व्हाट आर हाइपर एक्यूमुलेटर्स? हाइपर एक्यूमुलेटर्स क्या होते हैं? ए. ऑर्गेनिजम्स दैट एक्यूमुलेट मेटल्स about 1% of dry matter of their body weight. हर वो ऑर्गेनिज्म जो मेटल्स को अपने शरीर में अक्यूमुलेट कर लेता है और वो कितने अमाउंट में? कम से कम 1% उसके ड्राई मैटर का. मतलब अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के बॉडी में तो 67% पानी ही है, तो वो नहीं, बाकी जो बच जाता है ड्राई मैटर मेरे बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी में, उसका 1% उतना अक्यूमुलेट करते हैं अगर हम मेटल्स, तो हम हाइपर अक्यूमुलेटर हैं. ठीक है, तो बी. ऑर्गेनिजम्स दैट अक्यूमुलेट लेस मेटल्स देन 1% ऑफ ड्राई मैटर इन देयर बॉडी वेट. या वो ऑर्गेनिजम्स जो कि 1% से कम अपने ड्राई बॉडी वेट का मेटल अक्यूमुलेट करते हैं, वो कोई भी चीज अक्यूमुलेट करते हैं, नॉट जस्ट मेटल्स. सी. हाइपर अक्यूमुलेटर्स डोंट अक्यूमुलेट मेटल्स एज दे ओनली अक्यूमुलेट नॉन मेटल्स. हाइपर अक्यूमुलेटर्स वो होते हैं जो सिर्फ मेटल अक्यूमुलेट करते ही नहीं है, सिर्फ नॉन मेटल्स को अक्यूमुलेट करते हैं बॉडी में, मतलब जमा करते हैं. डी. नन ऑफ दीज. करेक्ट ऑप्शन इज ए. ऑर्गेनिजम्स दैट अक्यूमुलेट मेटल्स अबाउट 1% ऑफ ड्राई मैटर ऑफ देयर बॉडी वेट. हम यहाँ पर क्योंकि अब तक पिछले क्वेश्चंस में मेटल्स की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पर मेटल का एग्जांपल लिया है. तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो कम से कम 1% ड्राई मैटर ऑफ देयर बॉडी वेट का मेटल, उतना मेटल अपने बॉडी में अक्यूमुलेट करते हैं, तो उसको हाइपर अक्यूमुलेटर कहेंगे मेटल्स के लिए. पर ये जो ऑप्शन हाइपर अक्यूमुलेटर्स डोंट अक्यूमुलेट मेटल्स, दे ओनली अक्यूमुलेट नॉन मेटल्स, ऐसा नहीं है. अगर हम कहें हाइपर अक्यूमुलेटर ऑफ मेटल तो ये डेफिनेशन सही होगी. अगर हम कहें हाइपर अक्यूमुलेटर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो फिर हम इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे. कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो 1% ऑफ ड्राई मैटर ऑफ देयर बॉडी वेट, उतना कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड को अपने बॉडी में इकट्ठा कर सकता है, तो हम कहेंगे कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए वो हाइपर अक्यूमुलेटर है. यहाँ पे मैंने मेटल्स की बात की है इसलिए हमने मेटल की बात कही यहाँ पर. ये ऑप्शन करेक्ट होगा. क्वेश्चन 19. इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स. इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ए. शो सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी. बी. नेवर शो सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी. सी. हैव नथिंग टू डू विद सिम्टम्स. या डी. नन ऑफ दीज. इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स शो करते हैं. शो सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी जैसे कि
इंडिकेटर वो होते हैं जैसे लाइकन्स होते हैं, जब सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन होता है तो लाइकन मर जाते हैं, येलो होते हैं फिर मर जाते हैं, तो वो सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी शो करते हैं, दिस शो सिम्टम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी, lichens are an example of indicator organisms that show symptoms of sulfur dioxide toxicity. तो ऐसे कई सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अलग अलग कंपाउंड्स के टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स शो करते हैं, उन्हीं को उस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। क्वेश्चन 20, व्हाट आर एक्सक्लूडर्स? एक्सक्लूडर्स क्या होते हैं? ए, ऑर्गेनिजम्स दैट अक्यूमुलेट टॉक्सिकेंट्स एंड ट्रांसलोकेट देम, वो ऑर्गेनिज्म जो टॉक्सिकेंट को अक्यूमुलेट करता है और उसको यहाँ से वहां मूव कर देता है। बी, ऑर्गेनिज्म दैट रिस्ट्रिक्ट द अपटेक ऑफ टॉक्सिकेंट्स इन देयर सिस्टम, वो ऑर्गेनिज्म जो कि टॉक्सिकेंट्स के अपटेक को सिस्टम में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि लेते ही नहीं है। सी, ऑर्गेनिजम्स दैट शो सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी, ऑर्गेनिज्म जो सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी शो करते हैं कि टॉक्सिसिटी है वहां पर उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वजह से, वो सिम्टम शो करते हैं, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, या डी, नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर होगा बी, organisms that restrict the uptake of toxicants in their system, वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कोई ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि वो टॉक्सिक सब्सटेंस वो अपने अंदर लेते ही नहीं, बाहर ही रोक देते हैं। एक्सक्लूड, एक्सक्लूड मतलब बाहर ही कर देना, बाहर कर देना। क्वेश्चन 21, व्हाट इज फाइटोरेमिडिएशन? फाइटोरेमिडिएशन क्या होता है? organisms that stabilize or reduce the concentration of toxicants in the environment, वो ऑर्गेनिज्म जो कि टॉक्सिकेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन पर्यावरण में रोक देते हैं या कम कर देते हैं या वहीं पर रोक देते हैं, स्टेबलाइज करते हैं टॉक्सिकेंट्स को। बी, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट रिड्यूस टॉक्सिसिटी फ्रॉम द एनवायरनमेंट, वो ऑर्गेनिज्म जो कि जहरीलेपन को, टॉक्सिसिटी को पर्यावरण में रोक नहीं पाते, कम नहीं कर पाते। सी, प्लांट्स दैट कैन अब्सॉर्ब, रिड्यूस और डिटॉक्सिफाई टॉक्सिकेंट्स फ्रॉम द इकोसिस्टम, सी, वो प्लांट्स जो कि टॉक्सिकेंट्स को या तो सोख सकते हैं या कम कर सकते हैं या फिर उसको डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं इकोसिस्टम में। या डी, माइक्रोब्स दैट डिटॉक्सिफाई द एनवायरनमेंट, या फिर वो माइक्रोब्स जो एनवायरनमेंट को साफ करते हैं। अब इनमें से कौन सा सही है? सही है सी, फाइटोरेमिडिएशन। फाइटो मतलब प्लांट्स, तो सबसे पहले तो प्लांट होगा। प्लांट्स दैट कैन अब्सॉर्ब, सोख सकते हैं, रिड्यूस, कम कर सकते हैं, या डिटॉक्सिफाई, साफ कर सकते हैं टॉक्सिकेंट्स को फ्रॉम देयर इकोसिस्टम। फाइटोरेमिडिएशन, एंड रेमिडिएशन कैन बी ऑल ऑफ दीज। रेमिडिएशन मतलब होता है सही करना। अब सही करना कैसे सही करना? या तो हम टॉक्सिकेंट को सोख लें, उसको कम कर दें, या उसको डिग्रेड या डिटॉक्सिफाई कर दें। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन 22, व्हाट इज टॉलरेंस लेवल? अब टॉलरेंस लेवल क्या होता है? ए, the concentration of any toxicant in our food or water at a level that is safe and non-toxic. B, the concentration of any toxicant in our food or water at a level that is toxic. C, the concentration of any toxicant beyond which it is lethal. या D, none of these. यहाँ सवाल है टॉलरेंस लेवल, जहां तक टॉलरेट किया जा सकता है वो क्या होगा? A, the concentration of any toxicant in our food or water at a level that is safe and not toxic. Answer is A. Question 23, what is chelation? Chelation क्या होता है? A, complex formation of chemical compounds by ligands. Ligands का मैंने definition भी यहाँ दे दिया, a molecule that binds to another, usually larger molecule. तो ligand जो होता है दो molecule को जोड़ने के काम में आता है, तो ये complex formation of chemical compounds by ligands molecule, ये होता है chelation। या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ओनली इन वाटर, सिर्फ पानी में होता है, या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ओनली इन सॉइल, सिर्फ मिट्टी में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, या डी, ऑल ऑफ दीज। चिलेशन होता है ए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स बाय लाइगेंड्स। एक लाइगेंड एक मॉलिक्यूल या एक फंक्शनल ग्रुप होता है जो दो मॉलिक्यूल को जोड़ देगा आपस में, तो कॉम्प्लेक्स बना देगा, वही होता है चिलेशन। और ये पानी और मिट्टी दोनों जगह हो सकता है। क्वेश्चन 24, व्हाट इज फाइटोमाइनिंग? फाइटो मतलब प्लांट्स एंड माइनिंग मतलब जमीन से खोदना। ठीक है, और उस ये क्वेश्चन को समझ के ही आप आगे बढ़िएगा। ए, अब्जॉर्प्शन ऑफ मेटल्स बाय हाइपर अक्यूमुलेटिंग प्लांट रूट्स। बी, अब्जॉर्प्शन ऑफ मेटल्स बाय माइक्रोब्स। सी, अब्जॉर्प्शन ऑफ मेटल्स मैकेनिकली, या डी, नन ऑफ द अबव। फाइटो मतलब प्लांट्स और माइनिंग मतलब जमीन से लेना। सो ए, अब्जॉर्प्शन ऑफ मेटल्स बाय हाइपर अक्यूमुलेटिंग प्लांट रूट्स, जो हाइपर अक्यूमुलेटिंग प्लांट है उनकी जड़ें जमीन के अंदर से सोख लेती हैं, निकाल लेती हैं
मेटल्स को, होता है फाइटो माइनिंग, क्योंकि मेटल्स की माइनिंग होती है। Question 25. What is phytostabilization? A. Immobilization of pollutants in soil by plant roots. D. Dissolution of pollutants in the soil by roots. C. Absorption of pollutants in the soil by microbes. या D. None of the above. फाइटोस्टेबिलाईजेशन होता है इमोबिलाइजेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन सॉइल बाय प्लांट रूट्स। इमोबिलाइज मतलब, मोबिलाइज मतलब होता है उसको मूवमेंट देना, इमोबिलाइज मतलब मूवमेंट को रोकना, स्टेबल करना। फाइटो मतलब प्लांट और स्टेबलाइजेशन मतलब उसको स्टेबल करना, शांत करना। तो इमोबिलाइजेशन क्या होता है? उसके मूवमेंट को रोकना यानी शांत करना। तो शांत करना पोल्यूटेंट्स को इन सॉइल बाय प्लांट रूट्स, दैट इज फाइटोस्टेबिलाईजेशन। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Let me know if you have any questions, doubts or disagreements. And if you like this video, please share it with at least 3 friends or WhatsApp groups as Guru Dakshin.